तो वेक्टर के आज दूसरे लेक्चर में हम लोग L2 वेक्टर के आज हम लोग दूसरे लेक्चर में पहले थोड़ा आगे बढ़े। पिछले क्लास का थोड़ा सा रिकैप कर ले जल्दी से। वेक्टर क्या होता है? जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी हो और वेक्टर अलजेब्रा के रूल्स को फॉलो करो। डायरेक्शन के लिए क्या हमने नियम सीखे थे कि अगर ये x एक्सिस है, सॉरी y एक्सिस है, यहाँ पे ये x एक्सिस पॉजिटिव y एक्सिस है, ये पॉजिटिव x एक्सिस और इधर निगेटिव x एक्सिस है, तो इसको हम लोग बोलते हैं i कैप, इसको बोलते हैं, इसको j कैप, इसको j कैप, और अगर कुछ बाहर की तरफ निकला हुआ हो तो k कैप और अंदर की तरफ हो तो k कैप। ठीक है, इस प्लेन वाले डायरेक्शन को कभी भी हम लोग ईस्ट भी बोलते हैं, इसको वेस्ट, इसको नॉर्थ और इसको साउथ। तो एक क्वेश्चन से हम लोग चर्चा शुरू करेंगे। लिखिए सवाल, लिखिए सवाल। अ पार्टिकल ट्रेवल्स, ऐसा सवाल मैंने पिछले क्लास में कराया था, ऐसा सवाल मैंने पिछले क्लास में कराया था। इस सवाल को सबसे बनना चाहिए सवाल। अ पार्टिकल ट्रेवल्स 3 मीटर नॉर्थ in a plane and then takes 90 degree counterclockwise turn and moves for 4 meter and then moves into the plane for 10 meter. Find distance and displacement. Find distance and displacement of particle. आपको इस पार्टिकल का डिस्टेंस भी बताना है और डिस्प्लेसमेंट भी बताना है। तो लिखिए, ट्राई करिए, 2 मिनट का समय है आपके पास। चलिए बताइए, इसका आंसर बताइए सब लोग। डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? डिस्टेंस तो सीधा सीधा पाथ लेंथ ऐड कर दीजिए। तो ये पार्टिकल 3 मीटर नॉर्थ में चला है, फिर पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है, फिर 4 मीटर चला है और फिर 10 मीटर चला है। डिस्टेंस से दस होता है पाथ लेंथ। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? तो 3 4 7 10 17 मीटर। ठीक है, कोई दिक्कत? अब डिस्प्लेसमेंट बताना है। डिस्प्लेसमेंट के लिए हमें इसे वेक्टर फॉर्म में समझना पड़ेगा। तो अब समझना पड़ेगा कि पार्टिकल कैसे चल रहा है। अ पार्टिकल ट्रेवल्स 3 मीटर नॉर्थ, तो मान लीजिए यहां से चलना शुरू किया होगा, 3 मीटर किधर की तरफ चला है? नॉर्थ की तरफ। इधर चला है 3 मीटर। ठीक, तो क्या लिखते हैं हम लोग? डिस्प्लेसमेंट लिख रहे हैं हम लोग। डिस्प्लेसमेंट जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो क्या लिखेंगे? 3j कैप, 3। उसके बाद चलिए, देन टेक्स 90 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज टर्न। एक होता है क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मतलब होता है घड़ी के सुई के दिशा में चलना। तो अगर इधर टर्न ले रहे हैं तो उसको बोलते हैं क्लॉकवाइज। घड़ी का सुई भी ऐसे ही चलता है। और अगर ऐसे उल्टा हो गए तो उसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज। तो ये पार्टिकल अभी यहाँ है, यहाँ से वो टेक्स 90 डिग्री, तो यहाँ से 90 डिग्री इधर भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं। अगर इधर गए तो इसको बोलेंगे क्लॉकवाइज, इसको राइट भी बोल सकते हैं। ठीक है, राइटवर्ड टर्न या क्लॉकवाइज टर्न। लेकिन ये क्या है? काउंटर क्लॉकवाइज, मतलब इधर की तरफ चले। और कितना? 4 मीटर। तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग? 4 माइनस आई कैप, -4 आई कैप। और क्या चले हैं? एंड 10 मीटर इनटू द प्लेन। इनटू द प्लेन का मतलब अंदर की तरफ। बाहर की तरफ को प्लस के कैप कहते हैं, अंदर की तरफ को तो -10 के।
ये हुआ डिस्प्लेसमेंट किस फॉर्म में? वेक्टर फॉर्म। ये डिस्प्लेसमेंट हो गया किस फॉर्म में? अगर इस डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड पूछे, वैल्यू पूछे, कितना डिस्प्लेसमेंट है, इस डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड पूछे, वैल्यू पूछे, तो किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? अंडर रूट उसके आई वाले कोएफिशिएंट का स्क्वायर। तो आई वाला कोएफिशिएंट कितना है? -4 है, उसका स्क्वायर 16 प्लस उसके जे वाले कोएफिशिएंट का स्क्वायर, तो 3, तो स्क्वायर हो गया 9 प्लस उसके के वाले कोएफिशिएंट का स्क्वायर 100। तो 16 प्लस 9 हो गया 25, 125 रूट 125, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? 5 रूट 5। रूट 125 को आप 3 बार लिखोगे तो 2 5 का 1 5 बाहर आ गया, 5 रूट 5 इसका क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट होगा। डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड हो गया। इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। मैग्नीट्यूड का मतलब वैल्यू, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो पिछले क्लास में हम लोग ये सीखे थे कि किसी वेक्टर को इस तरह से i कैप, j कैप, k कैप में रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहला पॉइंट हम लोग सीखे थे पिछले क्लास में कि कोई भी वेक्टर अगर a है तो वो कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, a i कैप प्लस b j कैप प्लस c k, और इसको हम लोग बोलते हैं रिप्रेजेंटेशन इन रेक्टेंगुलर कार्टेशियन सिस्टम। सिस्टम को क्या नाम देते हैं? रेक्टेंगुलर कार्टेशियन सिस्टम। इस नाम का अभी आपके लिए बहुत महत्व नहीं है क्योंकि आप कोई और सिस्टम जानते ही नहीं है, बस यही जानते हैं x इधर होता है, y इधर होता है, z इधर होता है। लेकिन आगे चल के आप जानेंगे कि बहुत सारे ऐसे सिस्टम होते हैं, सिलिंड्रिकल सिस्टम होता है, पोलर सिस्टम होता है, स्फेरिकल सिस्टम होता है, और वहां पे रिप्रेजेंटेशन अलग तरह से होता है। तो अभी बस आप यही जान रहे हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं रेक्टेंगुलर कार्टेशियन सिस्टम। फिर हमने सीखा था किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड। और मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? अंडर रूट x वाला कोएफिशिएंट तो हो गया a स्क्वायर प्लस y वाला कोएफिशिएंट हो गया b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। इस तरह से निकालते हैं। अब यहां से कहानी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और इसी क्वेश्चन में एक दो पॉइंट और हम लोग सीख लेते हैं। तो वो डिस्टेंस बाय टाइम जो होता है वो स्पीड होता है। डिस्टेंस बाय टाइम क्या होता है? स्पीड। इसको एवरेज स्पीड भी बोलते हैं। और डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम जो होता है वो वेलोसिटी होता है। वो क्या होता है? वेलोसिटी। तो ये लिखिए और इसके बाद एक सवाल लिखिए, फिर इसको लिखो और फिर हम लोग एक सवाल लिखेंगे। अब इस बच्ची की वजह से हमको एक लेक्चर देना पड़ेगा। देखो सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, वेरी इंपॉर्टेंट। कल हम टीचर्स का सेमिनार अटेंड कर रहे थे, सेमिनार के को लीड कर रहे थे एच.सी. वर्मा सर, IIT गांधीनगर का वो था। और उस सेमिनार में सर ने कुछ बातें कही जो हमको बड़ा अच्छा लगा, बहुत सुन के बड़ा मजा आया। आप लोग को बता रहे हैं ताकि आप लोग एज ए स्टूडेंट उस बात को आप सोच सकें, उसके बारे में अमल कर सकें। उन्होंने कहा कि जब बच्चा पैदा होता है उसके बाद 1 साल 2 साल का जो बच्चा होता है वो धीरे धीरे बोलना सीख लेता है, और 3 साल का बच्चा हो जाए तो वो एकदम खूब चॉकलेट चाहिए, चॉकलेट लाना है पापा, और ये खाना है, सब बोलने लगता है। 3 साल के दौरान, 0 से लेके 3 साल में सोचिए कितना उसका कम माइंड होता है। 0 से लेके 3 इयर्स में एक बच्चा पूरा का पूरा एक लैंग्वेज सीख लेता है, पूरा का पूरा। उसे वार्तालाप करने आता है अच्छे से, वो अपने शब्दों को, अपने एहसास को बयां कर सकता है। कर सकता है कि नहीं कर सकता? 3 साल का बच्चा, छोटा बच्चा से बात आप आराम से कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? एक लैंग्वेज वो खुद से कितने साल में सीखता है, और उस पर दूसरा लैंग्वेज सिखाने में, अंग्रेजी सिखाने के लिए हम लोग जब चौथे साल से उसको किंडरगार्टन LKG में भेजते हैं, और 12th में आ गए हो, 11th में आ गए हो, फिर भी क्या अंग्रेजी में उतनी फ्लुएंसी आ पाती है जितनी उसमें थी? नहीं। क्यों? आएंगे इस पर। सिर्फ वो भाषा नहीं सीखता है, वो ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट भी, सोशल साइंस भी सीख लेता है। उसको अगर मम्मी कहे दरवाजे पे नॉकिंग हो, और उसको मम्मी कहे जाओ बेटा दरवाजा खोल दो, या बेटी जाओ दरवाजा खोल दो, तो वो दरवाजा खोल करके अंकल बोलना है कि भैया बोलना है कि दीदी बोलना है कि आंटी बोलना है, उसका ज्ञान होता है कि नहीं होता उसको? मतलब वो एज का फर्क भी समझता है
कि उम्र कुछ होती है किसको क्या बोलना है, यही तो सोशल साइंस है, सोसाइटी को समझता है। सिर्फ वो ये नहीं, फिजिक्स भी जानता है वो, न्यूटन के नियम भी समझता है, न्यूटन के तीनों लॉज, 3 लॉज ऑफ मोशन है ना, न्यूटन के तीनों नियम वो खूब भली भांति समझता है। 3 साल का बच्चा न्यूटन के तीनों नियम भली भांति समझता है। कैसे? उस बच्चे को देखो, उसको इमेजिन करो, सोच लो कि एक बच्चा है कि वो गन से खेल रहा है और खेलते खेलते वो कहीं गन रखा, फिर वो भुला गया, कुछ देर बाद वो कुछ और काम किया, आधे घंटे बाद उसको याद आया कि अरे गन से खेल रहे थे, कहाँ जाया गन ढूंढने, जहां रखा था, तो उसको पता है कि बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट until and unless an unbalanced external force, और अगर उसे वहां नहीं मिले तो क्या करता है, मम्मी पापा के पास होता है, कहाँ गई मेरी गन, उसको पता है कि ये यहीं तो रहना चाहिए था, इसको किसी ने डिस्टर्ब किया इसके इनर्शिया को। ये तो न्यूटन का पहला नियम है, आता है कि नहीं आता उसको? और उसको दूसरा नियम भी आता है, उसके साथ आप कभी बॉल खेलो और आप उसको बोलो यहाँ खड़े रहो बगल में और बॉल फेंको, तो वो बॉल फेंकेगा। उसको बोलो थोड़ा दूर चल जाओ तब बॉल फेंको, तो क्या उसी स्पीड से वो फेंकेगा कि थोड़ा तेजी से फेंकेगा? पक्का। उसको ये समझ में आता है कि नहीं, दूर है तो ज्यादा वेलोसिटी देना पड़ेगा, ज्यादा फोर्स लगाएंगे, इस बॉल है हाथ में है, मोमेंटम 0 है, बॉल है हाथ में है, मोमेंटम दूर तक पहुंचाना है तो ज्यादा वेलोसिटी देना पड़ेगा, मतलब ज्यादा मोमेंटम चेंज, तो ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। उसको इस बात का ज्ञान है कि नहीं? ये तो न्यूटन का दूसरा नियम है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज फोर्स, तो ताकत से फेंकता है। कभी वो नजदीक में हो कैसे जोर से नहीं फेंकेगा, फेंकता है क्या? बदमाश बच्चा फेंकता है, लेकिन नॉर्मल गेम में तो नहीं फेंकता है ऐसा। तुम्हारे साथ वैसा ही हुआ होगा, तुम्हारे साथ वैसा ही करना चाहिए। अच्छा, उसको तीसरा नियम भी पता होता है, न्यूटन का तीसरा नियम भी उसे पता होता है। उसको बोलो कि जाओ यहाँ से दौड़ के और दीवार में तगड़ा जाओ, करेगा वो? मैक्सिमम क्या करेगा, दौड़ के जाएगा, दीवार के पास आके रुक जाएगा। उसको पता है कि जितना जोर से हम दीवार में मारेंगे, दीवार भी हमको उतना ही जोर से मारेगा। फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड, यही न्यूटन का तीसरा नियम हुआ। तीनों लॉ उसको पता है कि नहीं पता है? भले उसकी थ्योरीज वो लिख नहीं सकता हो इसको, अच्छा उसको गिनती, नंबर्स ये भी पता होता है। भले उसको 1 क्या होता है, 2 क्या होता है, 3 क्या होता है नहीं पता हो, लेकिन आप उसके सामने उसकी छोटी बहन या बड़ी बहन को 3 चॉकलेट दे दीजिए, उसको 2 चॉकलेट दे दीजिए, उसको पता चल जाएगा कि ये धोखा हो रहा है मेरे साथ, ये तो अलग अलग है, ये नंबर ज्यादा है, ये नंबर। उसको नहीं पता कि इसको 3 कहते हैं, इसको 2 कहते हैं, लेकिन उसको ग्रेटर देन लेस देन का सिंबल भी नहीं आता है, लेकिन उसको इस बात का एहसास है कि ये ज्यादा है और ये कम है। इसको बोलते हैं नेचुरल प्रोसेस ऑफ लर्निंग। अब यहां से सुनना है, वो 3 साल के दौरान जो बच्चा होता है वो अपने आसपास की चीजों को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करता है, सीखता है। उसे कोई सीखने के लिए फोर्स नहीं करता है, कोई टीचर ये नहीं कहता है कि मेरी तरफ देखो देखो सिखा रहे हैं यहाँ सीखो, वो अपने आप सीखता है। और जब नेचुरल प्रोसेस ऑफ लर्निंग से वो सीखता है तो बहुत जल्दी से वो चीजों को सीख जाता है, बहुत क्विकली। लेकिन जब वो बच्चा 3 साल 4 साल का होता है तो हम उसे टीचर के यहाँ भेज देते हैं, स्कूल में भेज देते हैं, और स्कूल पहला दिन ही कहता है इधर देखो ये जो बोर्ड पे लिखे हैं छापो यही। बच्चा सोचता है नहीं हम खाना खाएंगे, वो बच्चा सोचता है कि हम खाना खाएंगे, टिफिन से निकाल के खाना शुरू करता है। टीचर कहता नहीं खाना नहीं खाना है, अभी टिफिन नहीं हुआ है। वो 4 साल 5 साल का बच्चा प्रोटेस्ट करता है कि नहीं हम तो खाइबे करेंगे, तो बंद कर दो, हम तो खाना खाएंगे ही खाएंगे। वो टिफिन खोल के खा लेता है, एक दिन तो उसकी मिस मारती है उसको लेग पर, है ना, आगे से नहीं खाता है बेचारा। उसके तो वो किसी से बात कर रहा हो आसपास में तो क्या होता है, कीप क्वाइट, एकदम जोर से डस्टर पता कि मैडम, वो डर जाता है, सहम जाता है। 3-4 साल वो भी प्रोटेस्ट करता है, 4था-5वां तक, लेकिन जब वो देखता है कि इस प्रोटेस्ट का कोई फायदा नहीं होने वाला है तो फिर वो कहता है ठीक है बादशाह साहब कर देखो, इधर देखना शुरू कर देता है, लिखो ये तो लिखना शुरू कर देता है। आपके साथ यही हुआ है, मेरे साथ भी यही हुआ था, और आने वाले भविष्य में भी बहुत सारे बच्चों के साथ यही होगा। लेकिन अगर हम लोग इस पर थोड़ा सा भी अमल कर सके, चेंजेस ला सके, तो ये आपके भविष्य के लिए बहुत अच्छा होगा। जब इनकाउंटर बैच बनता है तो वहां हम लोग कोशिश करते हैं इस चीज को इम्प्लीमेंट करने का। आप सीखिए, खुद से अपने पेस से सीखिए। और मैंने ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं
जब मैं नॉर्मल बैच में पढ़ाता हूँ तो डेरिवेशंस करके दिखाता हूँ, लेकिन वही जब इनकाउंटर बैच में पढ़ाता हूँ तो मैं सिर्फ बताता हूँ कि डेरिवेशन ऐसे से होते हैं, आप ट्राई करो, खुद से करो, और करते हैं बच्चे। तो ये जो सेशंस मैंने टारगेट दिया है आपको, टारगेट्स जो मैं देता हूँ, ये उसी नेचुरल लर्निंग का एक पार्ट है। आज मेरे पास 2 बच्चा आया, अब हम उसका चेहरा भी नहीं सही से याद है, इस बैच का था, उस बैच का था। जैसे पापा बोले कि घर में मत पढ़ना, मतलब ये मत देखो, समझ में नहीं आता है ना, मत देखो, टारगेट्स मत कंप्लीट करो। मुझे ठीक है, कोई बात नहीं, जाओ। तो पापा बोले तो मानो पापा का बात, लेकिन एक नेचुरल प्रोसेस होता है लर्निंग का। आपको मन से सीखना है लर्निंग, कोई फोर्स करके आपको कितना भी चाहे। तो वो एक डायलॉग है ना कि चाबुक के डर से तो सर्कस का शेर भी इधर उधर करने लगता है। आपको चाबुक के डर से नहीं चलना है, आपको नेचुरल प्रोसेस ऑफ लर्निंग चलना है ना, सीखना है। कोई कहता है तो आपको गाइड कर रहा है। मैं आपका टीचर नहीं हूँ, मैं आपका बस गाइड हूँ। मैं आपको सिखा सकता हूँ, मैं आपको पढ़ा नहीं सकता। मैं आपको पढ़ना सिखा सकता हूँ, देखो ऐसे से पढ़ना है। आप फर्स्ट बार एनसीईआरटी पढ़ते हो, आपको कुछ नहीं समझ में आता है, और मैं जब एनसीईआरटी पढ़ता हूँ तो मुझे चरम सुख का आनंद होता है। आहा, कितना अच्छा लिखा हुआ है, इतने अच्छे से राइटर ने सोचा होगा, मुझे ऐसा फीलिंग आता है। और मैं चाहता हूँ कि आप भी उसको पढ़ के वैसा आनंद उठाएं, पढ़ के सब्जेक्ट में इंटरेस्ट लें। और इसलिए मैं एनसीईआरटी की सारी बातें क्लास में लिखता हूँ, और तब आप जब चीज़ों को पढ़ लें और वापस से एनसीईआरटी जाके पढ़ें, या कोई भी बुक जाके पढ़ें, तो आपको उसको पढ़ने में इंटरेस्ट जगेगा, मजा आएगा। अच्छा हाँ, ये सर बताए थे, ऐसे ये चीज़ें रिलेट हो रही है। एक बार में आपको समझ में नहीं आएगा पहली बार में, लेकिन एक बार जब यहाँ सीख लोगे, फिर एनसीईआरटी जाके सीखोगे, पढ़ोगे, तो आपको समझ में आएगा। तो इस नेचुरल प्रोसेस ऑफ लर्निंग जो आपका बचपन का प्यार था, 3 क्लास का उसको छीन लिया गया है, उसको अब वापस से जगाने का समय आ गया। इसलिए उसको जगाइए, घर में पढ़िए, मेहनत करिए, अपने खुशी के लिए करिए। आपको सब्जेक्ट पढ़ के मजा आना चाहिए, जबरदस्ती पढ़ के कोई फायदा नहीं। क्या सवाल था? हमने ये लिख लिया कि डिस्टेंस कितना होता है, डिस्प्लेसमेंट कितना होता है। हम लोग इसी में लिख रहे हैं अगला सवाल कि लिखिए सर। हाँ बोलो, लिख रहे थे। अब जल्दी लिखो यार, लिखो। इन प्रीवियस प्रॉब्लम if time taken by particle is 5 seconds, comma, find its speed and velocity. Find its speed and velocity. आपको इसका स्पीड और वेलोसिटी बताना है। और मैंने आपसे कह दिया कि स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है? डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस बाय टाइम। और वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ये फर्क है दोनों में। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी क्योंकि डिस्प्लेसमेंट से रिलेट होकर आया है, और स्पीड क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी। हम लोग इसे बेसिक मैथ्स का हिस्सा क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सारी बातें हमें आगे पढ़नी है काइनेमेटिक्स में। काइनेमेटिक्स में हम इसे डिस्कस करते हैं कि स्पीड होता है डिस्टेंस बाय टाइम, वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। लेकिन अभी सीख लेने से बेसिक आपको आइडिया हो जाता है। क्लास 9th में आपने ये सब चीज सीखा। चलिए, डिस्टेंस अभी हमने कैलकुलेट किया था प्रीवियस प्रॉब्लम में, 17 कितना था? कहाँ गया? ये देखो लिखा हुआ है 17 मीटर। तो 17 बाय टाइम 5 कितना मीटर पर सेकंड? तो 5 दिया 15, 2 40, 3.4 मीटर। और डिस्प्लेसमेंट कितना था? 5√5 बाय टाइम कितना है? 5 5 कट गया, √5 का वैल्यू होता है 2.23 सेकंड, 2.23 मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड, ये इसका वेलोसिटी होता है। ठीक है। एक चीज और हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था आपसे कि अगर कोई वेक्टर है ए, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, तो इसके पास 2 चीजें हैं, मैग्नीट्यूड और इसके पास 2 चीजें हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन।
इसका मैग्नीट्यूड कितना है, तो इसका मैग्नीट्यूड हम लोग निकालने सीखे अंडर रूट ए स्क्वायर, मतलब आई वाला का कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस। अब इसके डायरेक्शन को बताने का दो तरीका है। इसके डायरेक्शन को बताने के कितने तरीके हैं? दो। डायरेक्शन बताने का टू वेज है, दो वेज है। पहला तरीका है, इसको बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। क्या बोलते हैं? डायरेक्शन कोसाइंस। और दूसरा तरीका जो है उसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर। यूनिट। तो जब भी हम कहें कि यूनिट वेक्टर लिखो, मतलब हम बात करना चाह रहे हैं बेसिकली डायरेक्शन की, या डायरेक्शन कोसाइन भी लिखें तो हम लोग डायरेक्शन की ही बात करना चाह रहे हैं, लेकिन दोनों में थोड़ा सा फर्क है। उन फर्क को समझते हैं। डायरेक्शन कोसाइन मैंने पिछले क्लास में आपको समझाया था, एक बार फिर समझिए। अगर हम लोग ये एक प्लेन कंसीडर करें, इससे मैं आपको थोड़ा सा एक्सिस का ज्ञान दूं। ये हो गया अपना y एक्सिस, ये हो गया अपना x एक्सिस, और ये हो गया अपना। क्या आपको 3D में दिख रहा है डायग्राम? लग रहा है 3D? ठीक। इसको हम लोग बोलते हैं आई कैप, इसको बोलते हैं इसको आप पहले बचपन में x एक्सिस कहा करते थे, इसको y एक्सिस, और इसको। ठीक है। तो अगर कोई वेक्टर है यूं करके, ऐसा कोई वेक्टर है, ये एक वेक्टर है ए वेक्टर, तो इस वेक्टर का एक्स एक्सिस के साथ कुछ एंगल होगा, कुछ कोण बनेगा, ये कोण, इसको हम लोग अल्फा कहेंगे। सो व्हाट इज अल्फा? अल्फा इज एंगल विथ एक्स एक्सिस। और इसका फॉर्मूला हमने सीखा था कि कॉस अल्फा होगा, कॉस अल्फा कितना होगा? स्मॉल ए। स्मॉल ए क्या था? एक्स कोएफिशिएंट, मतलब एक्स कंपोनेंट, आई का एक्स कंपोनेंट, स्मॉल ए बाय मैग्नीट्यूड। कॉस अल्फा कैसे निकालेंगे? स्मॉल ए बाय मैग्नीट्यूड। इसी तरह इस वेक्टर ए का वाई एक्सिस के साथ भी कुछ एंगल होगा, इस एंगल को हम लोग क्या कहेंगे? बीटा। और हमने फॉर्मूला लिखा था, बीटा क्या था? एंगल विथ y एक्सिस, एंगल विथ y एक्सिस। और इसका फॉर्मूला होगा cos बीटा इज इक्वल्स टू y एक्सिस के साथ एंगल है, तो y वाला कंपोनेंट कितना था? b बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a। और इसी तरह z एक्सिस के साथ भी इस वेक्टर का कुछ एंगल होगा, ये एंगल, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? गामा। जैसे y से लिखते हैं गामा, इसको बोलते हैं एंगल विथ z एक्सिस, एंगल विथ z एक्सिस। और फॉर्मूला क्या लिखा था हमने? cos गामा बराबर c बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a। ठीक है। हमने एक फॉर्मूला और डिराइव किया था इनके हेल्प से एक फॉर्मूला और डिराइव किया था। क्या डिराइव किया था? कि अगर आप cos स्क्वायर अल्फा करो प्लस cos स्क्वायर बीटा करो प्लस cos स्क्वायर अल्फा का मतलब इसका स्क्वायर कर दो, ये हो जाएगा a स्क्वायर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा? b स्क्वायर बाय प्लस c स्क्वायर बाय। अब देखिए सबका एलसीएम तो सेम ही होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर। ऊपर में क्या मिला? और जरा पीछे देखिए, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो ये था ना जी, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो अगर मैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर पूछूं आपसे, तो इधर बी स्क्वायर हो जाएगा, ये रूट गया काम से, क्या बचा? ये तो यहां लिखा हुआ है, ये दोनों क्या हो गए? करके कितना हो गया? तो ये फॉर्मूला हमें याद रखना है। क्या कंक्लूजन याद रखना है? देयरफॉर cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल्स टू 1। ये फॉर्मूला हमने सीखा। ठीक।
अब इसमें आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, आपसे क्वेश्चन देता हूं कि अगर एक वेक्टर ए है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, तो आपको फाइंड करना है फाइंड अल्फा बीटा एंड गामा, फाइंड अल्फा बीटा एंड, और ये अंडरस्टूड सी बात है कि अल्फा क्या होता है, बीटा क्या होता है, गामा क्या होता है। अल्फा मतलब एंगल विद एक्स एक्सिस, बीटा मतलब एंगल विद वाई एक्सिस, और गामा मतलब एंगल विद जेड एक्सिस। निकालिए जरा। तो ये तो सवाल सब लोग बना दिए होंगे, तो बुतरू वाला सवाल था, ये सवाल तो आप लोग सब बना दिए होंगे। क्या था, वेक्टर ए क्या है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। तो पहला काम आपने क्या किया, इसका मैग्नीट्यूड निकाला, तो कितना हो गया अंडर रूट 4 प्लस 9 प्लस 16, ये हो गया रूट 29। कॉस अल्फा, कॉस अल्फा क्या होता है, a बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a। देखो सुनो ध्यान से, इसमें भी बहुत लोग गलती की हो, a का वैल्यू है 2 और मैग्नीट्यूड है रूट 29। आपसे मैंने कॉस अल्फा नहीं पूछा था, क्या पूछा था, अल्फा। तो अल्फा कैसे लिखेंगे, अल्फा इज इक्वल्स टू कॉस उधर जाएगा, तो लिखेंगे कॉस इनवर्स 2 बाय रूट 29। ऐसे लिखना है, बहुत लोग कॉस इनवर्स इधर लिखे हो, ऐसे लिखते हैं कॉस इनवर्स। कभी ऐसा लिखते हो क्या, कॉस 60 डिग्री, तो कभी ऐसा लिखे हो गरिमा 60 डिग्री इनटू कॉस, ऐसे लिखते, लिखने का तरीका होता है। इसी तरह बीटा निकाल देंगे, इस तरह गामा निकाल देंगे। बीटा हम डायरेक्ट लिख रहे हैं cos इनवर्स 3 बाय रूट 29 हो जाएगा, और गामा क्या हो जाएगा, cos इनवर्स 4 बाय रूट 20। ठीक है, ये होता है डायरेक्शन कोसाइन। हम लोग क्या सीख रहे हैं कि किसी भी वेक्टर के पास दो चीज होता है, किसी भी वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो डायरेक्शन निकालने का एक तरीका है कि हम उस वेक्टर का सारे एक्सिस से एंगल बता दें कि एक वेक्टर है जो इतने मैग्नीट्यूड का है, एक्स एक्सिस से इतना एंगल बनाते हुए है, वाई एक्सिस से इतना एंगल बनाते हुए है, जेड एक्सिस से इतना एंगल बनाते हुए। उसकी बातें संपूर्ण हो गई, आप मैग्नीट्यूड बता दोगे और उतने उतने एंगल को ड्रॉ करके उस वेक्टर को ड्रॉ कर लेंगे। बताने का दूसरा तरीका है कि हम यूनिट वेक्टर की चर्चा करें। तो यूनिट वेक्टर किस काम के लिए हम लोग बना रहे हैं, डायरेक्शन बताने के लिए। तो अब हेडिंग डालिए यूनिट वेक्टर। क्या हेडिंग डालना है आपको, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर। यूनिट वर्ड का मतलब क्या होता है, वन। यूनिट वर्ड का बेसिक मतलब क्या होता है, वन। तो ये एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, ये एक ऐसा वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड 1 है, और इसका काम क्या है, डायरेक्शन बताना। काम क्या है, डायरेक्शन बताना। तो लिखिए इट इज अ वेक्टर, इट इज अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 1 which tells direction, which tells direction। और ये वेक्टर अभी आप सीख चुके हैं पहले ही, मैंने शुरुआत की थी तो आपको आई कैप जे कैप बताया था ना। ये जो आई कैप है ये यूनिट वेक्टर ही है, इसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। तो ये एक्स एक्सिस का डायरेक्शन बता रहा है आई कैप। ये जो कैप लगाए हुए हैं इस कैप का ही मीनिंग है कि वो यूनिट वेक्टर है। तो आई कैप का मैग्नीट्यूड पूछे कितना कहोगे, आई कैप का अगर मैग्नीट्यूड पूछे तो कहोगे, और डायरेक्शन पॉजिटिव एक्सिस है ना। इस तरह ये जो जे कैप भी, ये भी क्या है, यूनिट वेक्टर। ये के कैप भी क्या है, यूनिट वेक्टर। लेकिन ये सब स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स हैं। स्टैंडर्ड का मतलब इसका डायरेक्शन हमें पता है, इधर की तरफ को आई कैप कहते हैं, इधर की तरफ को जे कैप कहते हैं, इधर की तरफ को के कैप कहते हैं। लेकिन अगर वेक्टर ए इस प्रकार है, ये वेक्टर ए है, इधर की तरफ का यूनिट वेक्टर, अगर हम पूछें कि ए का मैग्नीट्यूड क्या है, तो मैग्नीट्यूड तो आप निकाल लिया अंडर रूट करके।
अगर हम पूछे ए का डायरेक्शन क्या है तो आप थोड़ी बोलोगे कि आई कैप में है सर, बोलोगे क्या, या जे कैप में है या के कैप में है? इसका डायरेक्शन तो आप बोलोगे सर इधर की तरफ है, बोलो इसका डायरेक्शन तो ये है ना, ये डायरेक्शन इसका, समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो इसको हम लोग बोलेंगे ए कैप, इस डायरेक्शन को क्या कहेंगे, ए कैप। तो थोड़ा सा वापस चलते हैं सवाल टॉपिक पे। तो कोई भी वेक्टर अगर दिया हुआ है, ये इसको पढ़ेंगे वेक्टर ए, इसको क्या पढ़ेंगे, वेक्टर ए, और इसको आप लिखेंगे कुछ इस तरह से ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई एक वेक्टर लिखा हुआ है, ए वेक्टर 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 10k, ऐसा लिखा होगा। तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऐसे लिखते हैं, और वो कितना होगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। जैसे इसका मैग्नीट्यूड अगर पूछें तो आप लिखेंगे अंडर रूट बी स्क्वायर हो गया 9 प्लस 16 प्लस 100, क्योंकि माइनस का स्क्वायर भी प्लस ही होता है, ये हो गया 5 रूट 5। इस वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड तो है ही, इस वेक्टर के पास और क्या चीज है, तो अगर इस वेक्टर से पूछे कि भैया ये बताओ तुम्हारा मैग्नीट्यूड कितना, तो बोलेगा कितना। इस वेक्टर ए से पूछे कि तुम्हारा मैग्नीट्यूड कितना, बोलेगा 5 रूट 5। लेकिन अगर उससे पूछे कि तुम्हारा डायरेक्शन कितना, डायरेक्शन कितना नहीं, डायरेक्शन किधर, डायरेक्शन किधर, तो बोलेगा हमसे मत पूछो, मेरे यूनिट वेक्टर से पूछो। उसके लिए हमें पॉइंट किए हैं डायरेक्शन बताने के लिए, किसको, मेरा असिस्टेंट है डायरेक्शन बताने का, तो हमसे मत पूछो, किससे पूछो। मतलब अगर ए वेक्टर का डायरेक्शन पूछना हो तो हम लोग लिखेंगे ए कैप, और इसी को क्या बोलेंगे, यूनिट वेक्टर ऑफ ए, यूनिट वेक्टर ऑफ ए। तो इसका डायरेक्शन कौन बताता है, ए कैप। और इसको निकालने का तरीका है कि आप वेक्टर लिखिए और उसको उसी के मैग्नीट्यूड से क्या कर दीजिए, किसी वेक्टर को जब उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया जाता है तो हमें यूनिट वेक्टर मिलता है। और कैसे लिखता है उसको, ए के ऊपर इस तरह से टोपी पहना देता है, कैप, CAP कैप, ए कैप पढ़ते हैं इसको। तो अगर मुझे इसका यूनिट वेक्टर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, ये वेक्टर लिखेंगे 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 10k कैप, और इसको इसी के मैग्नीट्यूड से क्या कर देंगे, 5 रूट 5 से डिवाइड कर देंगे। अभी कैसा दिखेगा, कैसा दिखेगा ये देखिए, ये में कुछ ऐसा दिखेगा। इस ए कैप को आप लिख सकते हैं, ये 5 रूट 5 सब में डिवाइड कर दीजिए, तो 3/5 रूट 5 आई कैप प्लस 4 माइनस 10/5 रूट 5, और ये 5 से 10 2 बार में कट जाएगा, तो 2/√5 उधर दिखेगा, बाकी तो कहीं कटेगा नहीं। ये इस ए वेक्टर का डायरेक्शन है, ये इस ए वेक्टर का डायरेक्शन। लेकिन आप सोच रहे हो सर फीलिंग नहीं आ रहा, आई कैप वाला फीलिंग आ रहा था इधर, जे कैप वाला फीलिंग आ रहा था इधर, के कैप वाला फीलिंग आ रहा था इधर, लेकिन इसमें सर फीलिंग नहीं आ रहा है। तो आपको फील नहीं लेना है, इसको फील नहीं कर सकते आप, डायरेक्शन इसको फील नहीं कर सकते, लेकिन इसका इस्तेमाल हम लोग किया करेंगे। और कैसे इस्तेमाल करेंगे वो एक सवाल से समझते हैं हम लोग, एक उदाहरण से समझते हैं कैसे इस्तेमाल किया करेंगे। तो जैसे हम लोग एक सवाल लिखे कि एक वेक्टर ए है जो है 3i कैप प्लस 4j कैप, ठीक है, और एक वेक्टर बी है जो कि है 6i कैप प्लस 8j, थोड़ा सा इसमें चेंजेस करें हम, ये है 12i कैप प्लस 5j, ठीक है। और मैं आपसे पूछूं कि आप एक नया वेक्टर बताइए, फाइंड अ वेक्टर, मतलब आपको एक वेक्टर मैं बताने कह रहा हूं, एक वेक्टर बताइए whose magnitude is same as वेक्टर A, जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, उतना ही है जितना A का है, एंड
is in the direction of B. क्या मतलब इसका? क्या मतलब इसका? इसका मतलब कि आपको एक वेक्टर बताना है, फाइंड अ वेक्टर। तो उस वेक्टर का कुछ नाम ले लेते हैं। ए बी यूज है तो हमने नाम क्या लिख लिया? सी वेक्टर बताना है। कोई भी वेक्टर के पास कितना चीज होता है? तो एक उसका, तो इस डब्बे में हम उसका मैग्नीट्यूड लिख देंगे और दूसरे डब्बे में उसका, ये इसका मैग्नीट्यूड होगा और यहां उसका डायरेक्शन लिखेंगे। ठीक है। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड, हुज मैग्नीट्यूड इज सेम एज ए, जितना ए का मैग्नीट्यूड है उतना ही इसका मैग्नीट्यूड है। तो कहां है ए भैया? ये रहा ए भैया। इससे पूछो भाई तेरा मैग्नीट्यूड कितना? तो क्या बोलबे? अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9 प्लस 16 5। तो इसका मैग्नीट्यूड हो गया 5 एंड इज इन द डायरेक्शन ऑफ बी, मतलब इसका जो डायरेक्शन है वो किसके बराबर है? B। तो बी से पूछो कि हाय भैया तुम्हारा डायरेक्शन क्या है? बोलेगा हमसे मत पूछो, किससे पूछो? मेरे यूनिट वेक्टर से पूछो। तो इस बी के यूनिट वेक्टर को खोजिए। तो भैया बी तुम्हारा यूनिट वेक्टर कहाँ है? तो बोलेगा कि अगर मेरा यूनिट वेक्टर चाहिए तो मुझे लिखो और मेरे ही मैग्नीट्यूड से मुझे भाग लगा दो, डिवाइड कर दो। तो बी वेक्टर कितना? 12 i कैप प्लस, और इसका मैग्नीट्यूड कितना? 13। अंडर रूट 12 का स्क्वायर होता है 144 प्लस 5 का 25। ये इसका यूनिट वेक्टर निकल गया। और ये जो बी कैप आया है ये किसका डायरेक्शन है? बी का। और आपको जो वेक्टर निकालना है उसका भी डायरेक्शन वही है, तो उसका डायरेक्शन यहां लिख दीजिए 12 i कैप अपॉन 30। ये ब्रैकेट में लिखेंगे हम लोग, बीच में इनटू का साइन। तो मैग्नीट्यूड मिल गया और प्रोसेस को एक लाइन और साफ साफ लिख दें। ये 5 इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 60 by 13 i कैप प्लस 25 by 13 j कैप। यह वह वेक्टर है जो सवाल हमसे पूछ रहा था, जिसका मैग्नीट्यूड वैल्यू a के बराबर है और इसका डायरेक्शन वही है जिस डायरेक्शन में b है। समझ गए? मतलब अगर b कहे कि इधर की तरफ है कोई डायरेक्शन में तो ये c भी उधर ही की तरफ है। उसका लेंथ वैल्यू मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का मतलब उसका लेंथ, लेंथ a के मैग्नीट्यूड के बराबर है। जितना a का लेंथ है उतना ही उसका भी लेंथ है। आई बात। अब थोड़ा सा फील हुआ यूनिट वेक्टर का इस्तेमाल। पक्का? क्या काम होता है यूनिट वेक्टर का? चलो तो इसको लिखो, फिर ये वाला सवाल जो दिए थे लिखो। हाँ समझ गया। चलिए तो अब हम लोग अगला चीज सीखते हैं और वो है एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। दो वेक्टर अगर हमारे पास हैं तो उनका जोड़ सम कैसे करेंगे ये हम लोग सीखने वाले हैं। तो हेडिंग डालिए एडिशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। दो या दो से ज्यादा भी हो सकता है, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। टू वेक्टर्स देखिए, इसमें हम लोग कुछ रूल सीखने हैं, कुछ लॉज सीखने हैं, लेकिन मैं पहले वो नहीं सिखा रहा हूं, उससे आप डर जाएंगे थोड़ा सा। पहले हम लोग आसान चीजों में समझें, आसान भाषा में समझें। एक उदाहरण समझें कि मान लीजिए एक वेक्टर a है और वो लिखा हुआ है 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 6k। a वेक्टर लिखा हुआ है b वेक्टर और वो लिखा हुआ है माइनस i कैप प्लस 3j कैप प्लस 8k कैप। और एक वेक्टर c लिखा हुआ है 2i कैप माइनस 5j कैप माइनस 10k। और अगर मैं आपसे पूछूं कि फाइंड, बताइए पहला कि a प्लस b प्लस c कितना होगा। तो ये जो सम है तीन वेक्टर का, ये कोई नया चीज नहीं है।
जैसे बचपन में अलजेब्रा सीखते थे आपने, तो इमेजिन करिए कि i की जगह x लिखा हुआ है, फिर 2x प्लस 4y माइनस 6z, तो कैसे ऐड करते थे? x वाला को x वाला के साथ, y वाला को, बस वही काम करना। तो बताओ a प्लस b प्लस c कितना होगा? जो तो 2i प्लस 2i 4i माइनस i, ये कितना हो जाएगा? 4 3 7 माइनस 5 माइनस 6, ये माइनस 10 माइनस 16 प्लस 1, तुमको 1 लग रहा था, ये 4 लिखा हुआ, समझ गए? इसी तरह एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं। कोई बड़ा चीज है क्या? तो इसको लिखिए और कुछ कुछ दे रहे हैं करके दिखाइए। तो अच्छा, अगर हम पूछे 2a प्लस 3b बताओ, तो 2a का मतलब a में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा? 4i प्लस 8j माइनस प्लस 3b का मतलब b में 3 से मल्टीप्लाई कर देना और फिर दोनों का जोड़ कर देना, है ना? अगर मैं पूछूं 4a माइनस 5b, तो आसान है ना? अगर हम पूछें a प्लस b माइनस c करके बताओ, या पूछें 2a माइनस 3b प्लस 4c का वैल्यू बताओ, सब बता देंगे आप लोग? जल्दी से बताइए। चलिए, तो ये 7 पार्ट है इस सवाल के, आंसर देखते हैं हम लोग। पहले खुद से कर लिया आप लोग। पहले में है 2a प्लस 3b, तो क्या हो गया था? एम्बुलेंस करने में चलिए देखिए कितना लिखा हुआ है? 2a प्लस 3b, तो इसमें 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4i कैप प्लस 8j कैप प्लस 3b, तो इसमें 3 मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस 3i कैप प्लस 9j कैप प्लस 24k कैप, और हमें इन दोनों को सम करना है, ऐड करना है, तो ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? i कैप प्लस 12k, पता नहीं, चेक करिए, i कैप प्लस 17j कैप प्लस 12k। अगला चलिए 4a माइनस 5b, मतलब a में 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो गया 8i कैप प्लस 16j कैप और माइनस 5b, पहले तो 5b लिखिए, इसमें 5 मल्टीप्लाई करिए, माइनस 5i प्लस 15j कैप प्लस 40k कैप, और हमें इन दोनों को माइनस करना है। क्या करना है? जब माइनस करते हैं नीचे वाले का साइन चेंज हो जाता है, तो माइनस से प्लस हो गया, ये प्लस माइनस, तो 8i कैप प्लस 5i कैप, तो कितना हो जाएगा? ठीक है, क्या? हाँ, मतलब जैसे भी करो, ठीक है, ये हो गया। आगे क्या है? a प्लस b प्लस c, तो लिखिए a प्लस b पहले ऐड कर लेते हैं, तो a प्लस b, इसको इन दोनों को ऐड करिए, तो 2i माइनस i ऐड करके, और i माइनस 2i, क्योंकि माइनस c करना है, तो क्या बचेगा? माइनस i। समझ में आ रहा है? डायरेक्ट कर रहे हो, इसको डायरेक्ट लिख रहे हैं इस वाले पार्ट, माइनस i क्या, 4 प्लस 3 7 हो गया, माइनस माइनस 5 तो 12 हो जाएगा, तो प्लस 12, माइनस 6 प्लस 8 प्लस 2 हो गया, फिर माइनस माइनस 10 तो प्लस 10 हो जाएगा, तो प्लस 12, ठीक है। अगला है 2a माइनस 3b प्लस 4c, इसका वैल्यू, तो 2a, इसमें 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कर लेते हैं 2 मल्टीप्लाई, तो हो गया 4i कैप प्लस 8j कैप माइनस 12k कैप माइनस 3b, इसमें माइनस 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अच्छा, आप ना स्पेशली कर सकते हो, माइनस 3 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा 3i कैप
माइनस 9 जे कैप और माइनस 24 के। हमने क्या किया, माइनस 3 भी था ना, मतलब इसमें माइनस 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और 4c मतलब इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दो 8 आई कैप माइनस 20 जे कैप माइनस 40 के। और इस बार सबको ऐड करना है, आपको एक साइन चेंज करने का जरूरत कि माइनस 3 से हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 3 7 8 15 15 आई कैप माइनस 21 जे कैप 76 ना, ठीक है ठीक है। अब चलिए एक पार्ट और, दो पार्ट और था। ऑल्सो फाइंड अ वेक्टर, 6 पार्ट सुनिएगा ध्यान से। ऑल्सो फाइंड अ वेक्टर ऑफ 100 यूनिट। एक वेक्टर बताइए जिसका मैग्नीट्यूड इसने बता दिया कितना 100। तो हम लोग मान लेते हैं कि उस वेक्टर का नाम कुछ, ये लोग 6 पार्ट कर रहे हैं, उस वेक्टर का नाम कुछ k वेक्टर होगा। इसका मैग्नीट्यूड कितना है, मैग्नीट्यूड लिख दिया, इसका क्या लिखना पड़ेगा, डायरेक्शन। और क्वेश्चन ये कह रहा है कि इन द डायरेक्शन ऑफ d, जो किसके डायरेक्शन में है, d के डायरेक्शन में। तो d का डायरेक्शन कौन बताएगा, d का यूनिट वेक्टर। मतलब आपको बेसिकली क्या लिखना पड़ेगा यहाँ, d कैप लिखना पड़ेगा, बोलो। और d वेक्टर क्या है वो लिखा हुआ है a प्लस b प्लस c, ये वाला, मतलब ये वाला जो a प्लस b माइनस c, यही वाला वेक्टर क्या है, d वेक्टर। ये कहाँ लिखे थे, ये रहा d वेक्टर, ये लिखा हुआ है d वेक्टर। तो इस d वेक्टर का हम लोग मैग्नीट्यूड तो निकाल ही सकते हैं। इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, अंडर रूट -1 का स्क्वायर 1 प्लस 144 प्लस 144, तो 17 हो गया। कितना हो गया, 17। और यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे, d वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से, तो d वेक्टर कितना है, माइनस आई कैप प्लस 12 जे कैप प्लस 12 के कैप, उसमें 17 से डिवाइड कर देंगे। बातें नहीं, माइनस आई कैप प्लस 12 जे कैप प्लस 12 के कैप, इसको किससे डिवाइड कर दीजिए, 17 से, 100 से नहीं 17 से। इसका मैग्नीट्यूड 17 है, ये हो जाएगा माइनस 100 बाय 17 आई कैप प्लस 1200 बाय 17 प्लस 1200 बाय 17। इस तरह से जो वेक्टर आपसे पूछा गया था वो आप निकाल सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा फॉर पार्ट 6। अब 7वें पार्ट के लिए चलते हैं। 7वें पार्ट में हमसे क्या निकालने कहा है, डायरेक्शन कोसाइंस बताने आपको। डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन कोसाइंस का मतलब कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस अल्फा बीटा गामा नहीं, कॉस अल्फा कॉस बीटा, उसको बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। किसका, ई का, जहां पे ई क्या है 4a माइनस, तो ये हम लोग दिखा देते हैं 4a माइनस 5 पे, ये रहा ई, ओ सॉरी यहाँ है, ये है ई। तो ई कितना है 13 आई कैप प्लस जे कैप माइनस 64 के। पहले हम लोग ई वेक्टर लिख लेते हैं। ई वेक्टर कितना है 13 आई कैप, ठीक है। इसका हमें डायरेक्शन कोसाइंस बताना है, तो पहले तो इसका मैग्नीट्यूड लिखते हैं। ई वेक्टर का मैग्नीट्यूड अंडर रूट 13 का स्क्वायर कितना 169 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 64 का स्क्वायर, 14 ज्यादा है तो 96, 14 ज्यादा है तो 78, आधा 90, 40, सही ना। तो ये हो गया 170, 4096 प्लस 170, 6 9 7 16 7 मेरा 1 1 2 4266। गलत किया गया क्या, ठीक है। इसका रूट अप्रोक्सीमेटली कितना होगा तो हम लोग सोच सकते हैं, 64 से तो ज्यादा ही आएगा। तो हम लोग एक बार 70 का रूट सोचते हैं, तो 70 का तो 49 हो जाएगा 4900, तो उससे तो कम ही है। 65 का सोचते हैं एक बार,
65 का स्क्वायर कितना होता है? 15 ज्यादा तो 225 का 25 इधर, 15 ज्यादा तो 80, 40, 42। अरे हो तो गया 65 से थोड़ा ज्यादा 65.1। अब रूट निकालिए, इसी के आसपास आएगा 65 पॉइंट। तो ये हो गया। चलिए अब आपको क्या निकालना है? कॉस अल्फा। कॉस अल्फा क्या लिखोगे? 13/65 प्लस 1। अप्रोक्सीमेटली लोग 65 ले लेते हैं ना, 13 से बढ़िया से कट जाएगा। तो कितना हो गया? फिर हम लोग लिख लेते हैं कॉस बीटा 1/65 और कॉस गामा -64/। इनको बोलेंगे डायरेक्शन कोसाइन, इनको हम लोग बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन। कोसाइन का ही शॉर्ट फॉर्म होता है कॉस। ठीक है, समय बचा है और ठीक है, तो इसको लिखिए, वापस चर्चा करेंगे। हम लोग एक टॉपिक देख रहे हैं जिसका बहुत इस्तेमाल पड़ेगा हम लोग आगे, और इसको हम लोग बोलते हैं दो वेक्टर के बीच का एंगल। दो वेक्टर के बीच का एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। अभी हम लोग निकालेंगे नहीं ये एंगल, पहले तो ये सीखेंगे कि एंगल्स कैसे दिखाते हैं दो वेक्टर के बीच में, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो मान लिया जाए दो वेक्टर है, एक वेक्टर ए वेक्टर कुछ ऐसे है और एक वेक्टर बी कुछ ऐसे। ये दो वेक्टर है और हमें इन दोनों को के बीच का एंगल निकालना है। किसी वेक्टर को जब ऐसे दिखाते हैं तो उसके पास ये जो एंड है इसको बोलते हैं टेल। क्या बोलते हैं? यहां से शुरू हो रहा है और जहां पे खत्म हुआ इसको बोलते हैं ठीक। और ये जो लेंथ है वो हम लोग एप्रोप्रिएट मैग्नीट्यूड का दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए आप ये 10 सेंटीमीटर, ए है 10 तो आपने 10 सेंटीमीटर बना दिया, बी है 5 तो कितना सेंटीमीटर बनाएंगे? 5। ये उसका हेड है, सॉरी ये इसका टेल है, ये इसका। तो दो वेक्टर के बीच एंगल को निकालने के लिए वेक्टर को आप ज्वाइन करिए। क्या करिए? ये ज्वाइनिंग 3 तरह से किया जा सकता है। ये ज्वाइनिंग 3 तरह से किया जा सकता है। पहला तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हेड टू हेड। हेड टू हेड फुल फॉर्म लिख सकते हैं, हेड टू हेड ज्वाइनिंग। हेड टू, और देखना कैसे ज्वाइन कर रहे हैं। एक वेक्टर को आप एज इट इज रहने दीजिए, किसी भी एक को जिसको मन करे। तो हम मान लीजिए ए को एज इट इज रहने दे रहे हैं, ए को कुछ नहीं करना है, और इस बी वेक्टर को इसी के पैरेलल उठाना है और उठा करके यहां से ला करके यहां ला के रख देना है। हम ला सकते हैं, हमने उसको इसी के पैरेलल उठाए और देखो उठा के यहां ला दिए। गलत है, चीटिंग कर रहे हैं है ना? ला दिए ना, वापस दे दे आते। चलो ठीक है, ऐसे लाना है, समझ गए? हाँ, हम वापस से लिख देते हैं ऐसे। अच्छा उसका हेड अलग हो गया। ये देखो वेक्टर बी हो गया, क्या अलग हो गया भाई? ये डी यहां से मिटा दो। मतलब आप समझ गए मैं कहना क्या चाहता हूं, मेरे भाव को समझ गए कि आप इस वेक्टर को पैरेलली उठा करके यहां लेते हैं तो दोनों के हेड ज्वाइन हो गए ना। जब दोनों के हेड ज्वाइन हो गए तो एंगल देखिए, एंगल कैसे होता है? एक लाइन, एक कॉर्नर और दूसरा लाइन, एक लाइन, कॉर्नर और, तो ये वेक्टर ए, ये कॉर्नर जहां पे दोनों हेड ज्वाइन हुए और दूसरा लाइन, इसको बोलेंगे एंगल बिटवीन वेक्टर्स। एंगल बिटवीन वेक्टर किससे लिख रहे हैं? तो आप पहला तरीका एंगल बिटवीन वेक्टर कैसे निकाल सकते हो? हेड ज्वाइन करिए तो ये एंगल होगा। जो सोच के बताना, अगर मैं इसको ऐसे प्रोड्यूस कर दूं, इस लाइन को और इस लाइन को भी ऐसे प्रोड्यूस कर दूं पैरेलली, तो क्या ये एंगल भी थीटा होगा कि नहीं होगा? होगा ना? वर्टिकली अपोजिट। किसी वेक्टर के बीच एंगल निकालने का एक तरीका और है, 3 तरीके टोटल।
दूसरा तरीका है कि आप उसे टेल टू टेल ज्वाइन कर दीजिए। कैसे ज्वाइन कर दीजिए? टेल टू टेल। मतलब फिर से आप ए वेक्टर को ऐसे रखिए और बी वेक्टर के टेल को इसके पैरेलल स्लाइड करके यहां लेते आइए। अब स्लाइड करके क्यों दिखाई देते हैं आप लोग को? फिर से दिखाएं। और ये चीटिंग कर रहा है सर आप। ये देखो यहाँ टेल पर रख देंगे ऐसे। दिख रहा है? ऐसे दिख रहा है? हम वापस इसको लेते आते हैं। अरे कहाँ गया? आ गया सर, आप बता दीजिए। आगे हट गया। तो इस बी वेक्टर को हम यहाँ आके पैरेलली स्लाइड करना है। देखो हम इसके डायरेक्शन से कोई छेड़छाड़, हम इसके मैग्नीट्यूड से भी कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहे, खाली इसको एक जगह से दूसरी जगह दिखा रहे हैं। तो टेल टू टेल ज्वाइनिंग इसे कहते हैं। और टेल टू टेल ज्वाइन करने पे भी एंगल बनेगा। देखिए ये लाइन, ये कॉर्नर, ये तो ये कहलाएगा एंगल बिटवीन वेक्टर। और ये कोई बड़ा बात नहीं है, इसको आप पीछे प्रोड्यूस करके देखिए भाई। यही चीज तो इसी वेक्टर को मैंने यहां से स्लाइड करके खाली यहां लिख दिया, ठीक है? इसका टेल अब यहां शुरू हो रहा है और इस वेक्टर को मैंने यहां स्लाइड करके यहां ले दिया है, तो टेल टेल ऐसे दिख रहा है। समझ रहे हैं? तो हेड टू हेड भी ज्वाइन करके एंगल निकाल सकते हैं और एक तरीका और है, और वो तरीका क्या होगा बताओ? हेड टू टेल। हेड टू टेल या टेल टू हेड, एक ही बात है। मतलब इस बार हम क्या करेंगे, एक वेक्टर बी को उठाएंगे और इसके टेल को ए के हेड से ज्वाइन करेंगे। आप तो अभी फिर से समझ सकते हो, इसको यहां पर से पैरेलल से ला देंगे। अब दिखा नहीं रहा है, ये वेक्टर ए और इसको यहां से उठा के इसके पैरेलल यहां लगा दिया। सोच के बताना इस बार, क्या आप इस वाले एंगल को इन वेक्टर्स के बीच का एंगल कहेंगे या नहीं कहेंगे? नहीं कहेंगे। जीवा तो एंगल दिख रहा है हमें, लेकिन आप लोग को ये दिख रहा है कि अच्छा सर इधर तो एंगल 90 से छोटा था, 90 से छोटा था, अचानक से 90 से बड़ा कैसे हो गया? तो अब इस एंगल को एंगल बिटवीन वेक्टर्स कैसे करेंगे? तो एक को प्रोड्यूस करेंगे और फिर दूसरे वाले वेक्टर से ज्वाइन करेंगे, तो ये जो एंगल होगा ये एंगल बिटवीन वेक्टर्स होगा। समझ गए? तो अगर वेक्टर हेड टू हेड ज्वाइन है तो सीधा सीधा एंगल मिल जाता है, टेल टू टेल ज्वाइन है तो सीधा सीधा एंगल मिल जाता है। लेकिन अगर हेड टू टेल ज्वाइन है तब सीधा सीधा एंगल किसी एक को प्रोड्यूस करते हैं और उस प्रोड्यूस्ड लाइन का जो किसी दूसरे के साथ एंगल होगा वो कहेंगे। आप इसको भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब बी को पीछे प्रोड्यूस कर दो तो ये वाला एंगल भी तो थीटा ही होगा। देखो ये चीज तो यहाँ भी दिखा है। समझ रहे हैं मेरी बात? इसका इस्तेमाल हम लोग अगली कक्षा में करेंगे। अगले क्लास में हम लोग एक रूल सीखेंगे, इसको बोलते हैं ट्रायंगुलर रूल, और एक रूल सीखेंगे इसको बोलते हैं पैरेललोग्राम रूल। तो जब पैरेललोग्राम रूल सीखेंगे तो वहां पे वेक्टर को टेल टू टेल ही ज्वाइन करते हैं। पैरेललोग्राम रूल में वेक्टर कैसे ज्वाइन करते हैं? और जब ट्रायंगुलर रूल होता है तो हम लोग हेड टू टेल ज्वाइन करते हैं। अच्छा एक बात और, टेल टू टेल और हेड टू हेड एक ही चीज है। इसे जो खाली यहां कर दो, इसे जो खाली यहां कर दो, तो ये दोनों एक ही चीज है। तो इसलिए इसको भी आप पैरेललोग्राम रूल का कह सकते हैं। ठीक है, ये भी किसके लिए इस्तेमाल होता है? पैरेललोग्राम रूल। लेकिन हेड टू टेल किसमें होता है? ट्रायंगुलर रूल में। और टेल टू टेल, समझ गए? तो दो वेक्टर के बीच एंगल कैसे निकाल सकते हैं? कैसे भी उसको हेड टू टेल ज्वाइन कर दीजिए, टेल टू टेल ज्वाइन कर दीजिए, हेड टू हेड भी कर दीजिए। लेकिन अगर हेड टू हेड और टेल टू टेल किए हैं तो एंगल डायरेक्टली मिल जाएगा। अगर आपने हेड टू हेड और टेल टू टेल, और अगर हेड टू टेल किया है तो एक को प्रोड्यूस करके दूसरे के साथ जो एंगल होगा उसे एंगल। पक्का? तो आज की कक्षा हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले कक्षा में।